हेलो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए मौर्य साम्राज्य का इतिहास। है ना। मौर्य साम्राज्य का इतिहास जिसमें हम अभी पढ़ने वाले हैं इनके संस्थापक सेंड्रोकोट्स, वृषल, चाणक्य। इसी तरह हम मेन टॉपिक हम मौर्य साम्राज्य से पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारा इतिहास है कि उत्तर भारत का इन्होंने विजित को जो क्षेत्र को जीता था, कि कैसे उन्होंने अखंड भारत का निर्माण करा था, पूरा हम देख सकते हैं। लेकिन उसका भी वीडियो मैं आपको लिंक में दे दूंगा, जिसके बारे में पूरी टोटल जानकारी मैंने दे रखा है ना। तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेगा। और इससे पहले सिकंदर का इतिहास, जो कि इन्होंने उत्तर पश्चिम भारत से इन्होंने भारत के क्षेत्रों के अंदर आकर युद्ध करा था, तो उसका भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा कि उनके बारे में पूरी डिटेल है ना। और मेरे जो वीडियो से जो शॉर्ट वीडियो में निकालता हूं, और इन्हीं वीडियो से शॉर्ट वीडियो निकाल के मैं एक मनोरंजन चैनल है मेरा, कमल एंटरटेनमेंट स्टूडियो पे, उसके ऊपर डालता हूं। तो उसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह हम इन वीडियो को देखेंगे तो आप मौर्य साम्राज्य के बारे में जो वीडियो, मेरे फुल वीडियो है जिनके बारे में पूरी डिटेल है, वो नीचे मिलेगा। सिकंदर का वीडियो मिल जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का भी वीडियो मिलेगा। लेकिन हमारे ये वीडियो है मेन टॉपिक के लिए है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहते हैं क्वेश्चन, तो इनके बारे में हम देखेंगे, है ना। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक और, है ना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और आपको बता दूं, अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, है ना, ताकि मैं अगर वीडियो अपलोड करता हूं तो आपके पास वो पहुंच जाएगा और आप उसको देख सकेगा, कि कोई भी वीडियो मेरा मिस ना हो। इसीलिए मेरे वीडियो को अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। और अगर वीडियो शुरू से अंत तक देखते हो और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना। और कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि इसमें क्या क्या चीजें है और आपको क्या चाहिए, और कैसा वीडियो लगा, कमेंट के माध्यम से बता दीजिए, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं कि मौर्य साम्राज्य क्या है। मौर्य साम्राज्य एक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अंश बन चुका था, है ना, कि मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अंश बन चुका था। सबसे अगर इतिहास में अगर देखा जाता है तो ये मौर्य साम्राज्य है जो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। ये एक तिथि निर्धारित करने वाला अगर इतिहास देखा जाता है तो मौर्य साम्राज्य है कि जो भारतीय इतिहास में एक तिथि निर्धारित करता है ना। यही वो साम्राज्य में यही वो चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, इनका संस्थापक, जो कि अखंड भारत का निर्माण करता है। और किनकी सहायता से? ये चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त की सहायता से। ये एक ही नाम है, तीनों नाम इसी के हैं, चाणक्य के नाम, है ना। तो इनकी सहायता से नंद वंशों को समाप्त करके ये अखंड भारत का निर्माण करते हैं, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं कि मौर्य साम्राज्य जो है ना, मौर्य साम्राज्य की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो संस्थापक है, इसका संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। मौर्य साम्राज्य का प्रथम जो संस्थापक आता है ये चंद्रगुप्त मौर्य आता है। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी कहानी एक है कि मौर्य साम्राज्य बनने से पहले क्या हुआ था कि चाणक्य, कौटिल्य घनानंद से मदद मांगने के लिए जाता है ना, नंद वंश में। तो घनानंद उनकी बहुत बेइज्जती करता है और उसको धक्का मार के बाहर निकाल देता है। तभी चाणक्य, कौटिल्य ठान लेता है और वहां से निकलता है। तो उसको चंद्रगुप्त मौर्य एक छोटे बच्चे के रूप में मिलता है, और वहां कुछ ये कला सीख रहे होते हैं, बच्चों के साथ में खेल रहे होते हैं। तो वहां से इसको उठा के ने ये इसका नाम था चंदू, है ना। इसका नाम फिर बाद में चंद्रगुप्त मौर्य पड़ा। इसकी माता का नाम था मौर्य डायनेस्टी, है ना। तो इसी तरह इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ में रखा और ये आगे निकलता है और चंद्रगुप्त से घनानंद को हरा के ने ये नंद वंशों को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना करता है चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। तो इसका संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। इसका जो जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म होता है। तारीख याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का 345 ईसा पूर्व में इसका जन्म होता है। इसकी माता का नाम है मौर्य डायनेस्टी,
है ना। इसके पिता जो है कि नंद वंश का एक अधिकारी होता था, है ना, एक नंद वंश का प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था। लेकिन उनकी एक बढ़ती चरम उत्कर्ष के साथ, है ना, उनका प्रकोप देख के नंद वंशों को अच्छा नहीं लगा, तो नंद वंशों ने उसे मरवा दिए, है ना। लेकिन बाद में चंद्रगुप्त मौर्य भी उनके ही अधिकार में रहता था, उनके ही दरबार में रहता था और वहीं पर काम करता था। लेकिन उसको भी चंद्रगुप्त मौर्य की ताकतों को देखकर नंद वंश भड़क उठा और चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ ये भी षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं, है ना। तो इसका जन्म 345 ईसा पूर्व में इसका जन्म होता है ना। लेकिन जो सेंड्रोकोट्स जो शब्द लिया गया है ना, मौर्य साम्राज्य में सेंड्रोकोट्स जो शब्द लिया गया है, तो इस शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति है जस्टिन, है ना। इस शब्द का जो प्रयोग किया था जस्टिन ने करा था, है ना, कि जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है ना। लेकिन इसकी जो पहचान किया था ये है विलियम, है ना, इसकी पहचान करने वाला विलियम जोन्स। ओके, विलियम जोन्स ने इसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी, है ना। उसके बाद कहा गया कि जो वृषण शब्द मौर्य साम्राज्य में वृषण शब्द कहाँ से आया। वृषण का आशय होता है कि निम्न कुल में उत्पन्न, है ना। तो निम्न कुल में उत्पन्न, इसका आशय यही है कि वृषण का आशय है निम्न कुल में उत्पन्न, है ना। तो वृषण शब्द का जो प्रयोग किया गया है ये विशाखा दत्त, है ना, क्या नाम है, विशाखा दत्त द्वारा, है ना, विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस, किसमें, मुद्रा राक्षस, है ना। तो विशाखा दत्त द्वारा रचित ये मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए ये कौन सा वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। और वृषल का आशय होता है निम्न कुल में उत्पन्न, है ना। आगे बताते हैं कि जो चाणक्य कौटिल्य ये मौर्य साम्राज्य में कहां से आया, है ना। तो आपको मैं पहले बता चुका हूं कि ये नंदवंश में घनानंद के पास जाता है और वहां से जब निकलता है तो इन्हीं ने चंद्रगुप्त मौर्य को उठाकर मौर्य साम्राज्य का इतिहास यही बनाता है। तो ये है घनानंद को हराने में चाणक्य कौटिल्य का हाथ रहता है ना। इसका नाम कौटिल्य भी है ना। इसका एक नाम कौटिल्य है और दूसरा नाम है विष्णुगुप्त, है ना। तो इसका नाम है, दो तीन नाम है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त इसका नाम है। इन्होंने किसको, घनानंद को हराने में, है ना, घनानंद को हराने में मदद की थी चंद्रगुप्त मौर्य की। और बाद में ये चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ये चंद्रगुप्त मौर्य का क्या बन जाता है, प्रधानमंत्री बनता है ना। तो ये इसका प्रधानमंत्री बाद में बनता है। ओके, तो चाणक्य, कौटिल्य जो कि इसकी सहायता करी थी, घनानंद को हराने में सहायता करी थी, तो ये उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य इसका अपना प्रधानमंत्री बना लेता है। और इसकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। कौन सा नाम है ना। तो विष्णुगुप्त यानी कि कौटिल्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। ओके, इसकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र का जो संबंध है, अर्थशास्त्र का संबंध है राजनीति से। ओके, ये व्यक्ति एक राजनीतिज्ञ था, कुशल प्रशासनिक था, है ना। तो ये राजनीति से इसका संबंध है अर्थशास्त्र का, है ना। इसमें भी बहुत सारे मतलब कि अर्थव्यवस्था के बारे में भी लिखा गया था और राजनीति के बारे में बहुत सारी चीजें इसमें लिखी गई थी। तो अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है। उसके बाद बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठता है ना। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठता है ना। आगे बताते हैं कि जो सेल्यूकस निकेटर है ये कौन है ना। सेल्यूकस निकेटर कौन है, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध होता है 305 ईसा पूर्व में। ओके, तो 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बीच में युद्ध होता है। तो सेल्यूकस निकेटर इसमें क्या करता है, ये हार जाता है ना।
सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के मध्य 305 ईसा पूर्व में युद्ध होता है और इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर हार जाता है और हारने के बाद में इनके बीच एक संधि होती है। उस संधि के अनुसार है ना, उस संधि में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री किसका है ना, इसका दो नाम है हेलेना, है ना, हेलेना का और इसका दूसरा नाम है कार्नेलिया, है ना, कार्नेलिया का, तथा इसका दो नाम है कार्नेलिया और हेलेना, है ना। तो इनका विवाह इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करते हैं और संधि शर्त के अनुसार बताया जाता है कि इन्होंने संधि शर्त के अनुसार 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। उनका नाम है काबुल, कांधार, है ना, काबुल, कांधार, हेरात और मकरान, है ना। तो ये 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने दिया था। उसके बाद में बताता है कि जो जैन धर्म क्या है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी भी है ना। तो ये जैन धर्म का अनुयायी भी है। तो इन्होंने एक जैनी गुरु, है ना, जैनी गुरु भद्रबाहु से, जैनी गुरु भद्रबाहु से इन्होंने जैन धर्म की क्या लिया, दीक्षा लिया था, है ना। ये जैन धर्म का अनुयायी है। कहा जाता है कि इन्होंने अंतिम जीवन में जैन धर्म को अपनाया था और इन्होंने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की इन्होंने दीक्षा ली थी। उसके बाद में बताया जाता है कि जो मेगास्थनीज है, ये मेगास्थनीज कौन है ना। तो मेगास्थनीज कौन है? मेगास्थनीज आपने सेल्यूकस निकेटर का नाम तो सुना ही है ना, कि चंद्रगुप्त मौर्य इनके बीच में जब युद्ध हुआ तो इन्होंने इनका विवाह किया उसकी पुत्री के साथ और मेगास्थनीज उसका कौन था, राजदूत था, है ना। तो ये मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, है ना, राजदूत था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, है ना। ये मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था और मेगास्थनीज की जो पुस्तक है, इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका, है ना। तो इसकी पुस्तक का नाम है, यहां पर मैं लिख देता हूं आपको, इंडिका, है ना। तो इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। इसकी मैं थोड़ी सी कहानी बताता हूं आपको कि जब सम्राट का जनता के सामने जाना होता था तो सम्राट का जनता के सामने जाने के अवसर पर एक, है ना, एक जश्न मनाया जाता था, है ना। तो उसको सामने जाने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में एक जश्न मनाया जाता था और सम्राट को सोने की पालकी में, है ना, सम्राट को सोने की पालकी में ले जाया जाता था और कहा जाता है कि जो उनके अंगरक्षक होते हैं, है ना, उनका अंगरक्षक जो होते हैं सोने एवं चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार होते थे और कुछ जो अंगरक्षक होते हैं वो पेड़ों को लेकर चलते थे और उन पेड़ों के चारों ओर तोतों का झुंड रहता था। जो तोतों का झुंड रहता है ना, वो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाया करते थे और कहा जाता है कि सम्राट का सामान्यतः जो हथियारबंद महिलाएं उनके चारों ओर रहती थी और कहा गया है कि जब सम्राट खाना खाते थे तो खाना खाने से पहले उसका एक खास शिष्य होता था, नौकर होता था, वो उस खाने को पहले चखता था, उसके बाद राजा खाता था, है ना। इसका कारण यही होगा कि अगर कोई भी जहर डाल के उसको कुछ भी कर सकता है, इसकी वजह से वो अपने खास नौकर को पहले खाना खिलाता था, उसके बाद में सम्राट उस खाने को खाता था। और कहा गया है कि ये लगातार 2 दिन तक एक ही कमरे में नहीं नाइट रुकते थे, है ना, एक ही कमरे में 2 रात ये नहीं रुकते थे। उसके बाद कहा गया है कि जो पाटलिपुत्र है ना, पाटलिपुत्र का भी मौर्य साम्राज्य में पाटलिपुत्र का भी वर्णन मिला है और पाटलिपुत्र का वर्णन कहा जाता है कि ये एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ था, है ना, विशाल प्राचीर से घिरा हुआ था। ये एक विशाल साम्राज्य बन चुका था, है ना, विशाल नगर बन चुका था। ये चारों तरफ से गहरी खाइयों से और बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ नगर था पाटलिपुत्र, है ना। पाटलिपुत्र का अगर उल्लेख हमें बहुत बार हमको मिलता है ना। तो पाटलिपुत्र एक भव्य शिखर बन चुका था, ये एक प्राचीर शिखर से घिरा हुआ था,
है ना। इसमें बताया जाता है कि 570 बुर्ज है ना, 570 बुर्ज है और इसमें 64 द्वार है तथा 2 और 3 है ना, 2 और 3 मंजिलों के लकड़ी के तथा कच्ची ईंटों के बने महल हुआ करते थे यहाँ पर पाटलिपुत्र में, है ना। तो 2 और 3 मंजिला मकान होते थे यहाँ पे। और भी कहा जाता है कि यहाँ पर 2 और 3 मंजिला होने के साथ साथ जो सम्राट है ना, तो राजा का महल भी एक कांच से बना होता था, है ना। राजा का महल भी कांच से बना होता था, जो कि जिसे पत्थर की, है ना, पत्थर की नक्काशी से उसे अलंकृत किया जाता था, है ना। तो जो काठ का बना महल होता था, जो कि पत्थर की नक्काशी से उसे अलंकृत किया गया है ना। तो इसी तरह पाटलिपुत्र नगर एक भव्य विशाल प्राचीर से घिरा हुआ था, यह ना बहुत समृद्ध बन चुका था पाटलिपुत्र नगर भी। उसके बाद कहा गया कि युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है, तो युद्ध का वर्णन जो भी मिलता है ये भी मौर्य साम्राज्य में हमें मिलता है, लेकिन युद्ध का वर्णन जिसने किया था, है ना, तो सेल्यूकस निकेटर, है ना, इनके बीच जब युद्ध हुआ ना, सेल्यूकस निकेटर तथा चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, सेल्यूकस निकेटर तथा चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य जब युद्ध हुआ था ना, तो उस युद्ध का वर्णन करने वाला, है ना, इस युद्ध का जो वर्णन करने वाला है एपियानस, है ना। तो इसका जो युद्ध का वर्णन है, इनका दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया था, है ना। आगे बताते हैं कि प्लूटार्क कौन है ना। प्लूटार्क भी इनका इतिहास में कुछ चीजें लेकर आया था, है ना। सेल्यूकस निकेटर, आप देख रहे हैं, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के मध्य जब युद्ध हुआ था, तो उसके बाद संधि भी आपने देखा है कि 4 प्रांत उसको दिए गए हैं, है ना। तो काबुल, कांधार और हेरात मकरान, इनको 4 प्रांत भी दिए। उसके बाद में उसकी पुत्री हेलेना का भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विवाह किया। तो इसके बदले में कहा गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इसके बदले में कितने 500 हाथी, है ना, 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया, है ना। ऐसा प्लूटार्क का कहना है और इन्होंने लिखा है कि इनके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार के रूप में दिया था। उसके बाद बताते हैं कि इसका जो मृत्यु हुई थी, है ना, तो इससे पहले देखते हैं कि इसका जो अंतिम समय, है ना, अंतिम समय इन्होंने कहां पर, कर्नाटक में, कर्नाटक के कौन से स्थान पर, श्रवणबेलगोला, है ना, श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर, श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर कब 298 ईसा पूर्व में, है ना। तो इनका अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। तो 298 इसकी मृत्यु होती है ना। दोनों तारीख अलग अलग है, लेकिन 98 जो ऑप्शन आता है वो सही है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु है श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान होती है ना। शब्द में आपको लिख देता हूँ, श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान इसकी मृत्यु होती है 298 ईसा पूर्व में, है ना। और आगे बताते हैं कि जो इसका उत्तराधिकारी है ना, इसकी मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी भी 298 ईसा पूर्व में बैठ जाता है ना। और इसका जो उत्तराधिकारी का नाम है बिंदुसार, है ना, जिसको हम आगे वाले वीडियो में देखने वाले हैं, है ना। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जानते हैं और अमित्र घात का अर्थ है शत्रु विनाश, है ना। तो शत्रु विनाशक इसका अर्थ है। अमित्र घात के नाम से बिंदुसार को भी जानते हैं। ये 298 ईसा पूर्व में बैठता है और 72 तक रहता है ना। तो इसका शासन भी हम कल देखेंगे कि ये किस तरह से अपना शासन चलाता है। उसके बाद में अशोक के बारे में देखेंगे और मैं अशोक का वीडियो भी डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दे दूंगा, लेकिन उसके बारे में भी आपको यहाँ पर भी बताऊंगा, है ना। और मौर्य साम्राज्य के पास इतना ही है और इसका पूरा वीडियो और भी डिटेल देखने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए और वहां पर
पर मैं चंद्रगुप्त मौर्य का वीडियो दे दूंगा। और इससे पहले ये वाला टॉपिक आता है कि सिकंदर का, है ना, सिकंदर ने कैसे उत्तर पश्चिम भारत को जीता था, तो उसका भी वीडियो ले आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। और मेरे फेसबुक पेज को आप फॉलो कर लीजिए, और उसमें एक मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी है, उनके भी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, वहां जाके भी आप फॉलो कर सकते हो। और मेरा कमल इंटरटेनमेंट स्टूडियो चैनल है, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, उसके ऊपर भी मैं इफेक्ट बना के डालता हूँ, शॉर्ट वीडियो बना के, है ना। तो आपको कैसा लगा मौर्य साम्राज्य से वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूले, पूरा वीडियो देखिए। और उसके बाद में अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना। तो इसी तरह हम आगे भी देखेंगे बिंदुसार को कि क्या इनके शासन में क्या क्या हुआ था, और इनके शासन में कौन क्या क्या डिफरेंट है, इसके बारे में हम कल देखने वाले हैं। उसके बाद अशोक के बारे में कि जो बहुत बड़ा साम्राज्य उसका, है ना, कि बहुत सारी चीजें उसमें शिलालेख 14 शिलालेख मिलती है। तो इसी तरह उन शिलालेखों को अब हम अलग अलग तरीके से देखेंगे कि क्या क्या चीजें आती है, और हर शिलालेख को अपन याद करने की कोशिश करेंगे कि उन शिलालेखों में क्या क्या चीजें हमको मिलती है। और शिलालेख ज्यादातर याद नहीं रहती, उनको तो याद करने की कोशिश करेंगे। और हम जल्दी लेकर आएंगे भारतीय भूगोल, है ना, भारतीय भूगोल को हम अच्छे डायग्राम के हिसाब से पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से। तो ऐसे वीडियो मिस ना हो, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन है, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए। मैं वीडियो जब भी अपलोड करूंगा तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, और आप उसको तुरंत देख पाओगे, मिस ना करोगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो बिंदुसार के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। Peace.